हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम 1857 रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस बार जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार शिक्षा जो भर्ती बोर्ड है उसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराने वाला है। तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि क्वेश्चंस को वो डायरेक्ट पूछेगा, तो थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ पार्ट हम थ्योरी करेंगे और कुछ एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। तो पहले एक वीडियो आपको थ्योरी का मिलेगा, फिर उसी टॉपिक पे बेस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक साथ साथ कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, अभी ऑफर का लाभ उठाएं। और मिनिमम प्राइस के लिए स्क्रीन पर दिए गए कोड को यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो लेना चाहते हैं तो पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मिलते हैं, जिसको आप देकर अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। और अगर कोई स्टूडेंट टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। और कोर्स से जितनी भी डिटेल्स आपको जाननी है, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो टेस्ट सीरीज का लिंक भी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद कोड। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो कोड को यूज कीजिए और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले क्या होता है, 1857 के जो रिवोल्ट के कॉजेज होते हैं वो, क्योंकि क्या है ना कि बीपीएससी एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चंस को वो स्टेटमेंट बेस भी पूछ ले। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आते हैं सामाजिक और आर्थिक कारण, इनके सोशल एंड रिलीजियस रीजन। रिलीजियस इंटरवेंशन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप होता है ना, कि ईसाई मिशनरीज को परमिशन दे दी जाती है। तो आरंभ में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 एंड 1805 के मिड में लॉर्ड वेलेस्ली टाइम पीरियड रहता है। ईसाई मिशनरियों के विरोध के भय से कलकत्ता में प्रवेश नहीं दिया गया, यानी कि ईसाई मिशनरियों को कलकत्ता में एंट्री नहीं देते। इसका बड़ा एग्जाम्पल था ईसाई त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी, विलियम बोर्ड को कलकत्ता में प्रवेश न देना, उनका सीमापुर में शरण लेना। इनिशियली लॉर्ड वेलेस्ली डिड नॉट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में उनको एंट्री नहीं दी गई। एक ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज क्रिश्चियन ट्रिनिटी जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एंड विलियम बोर्ड नॉट टू एंटर कलकत्ता टेक रिफ्यूजी इन श्रीरामपुर। तो क्या है, श्रीरामपुर जो वहां पे प्लेस है, वहां पे उन्होंने जाके शरण ली। सेकंड पार्ट आता है इसका, जो उसके मेन जो कोजेस थे वो मैंने सारे ऐड किए, जिससे कि आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल पढ़ने की नीड ना पड़े। आपका 1857 रिवोल्ट पीसीएस लेवल का इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। किंतु 1813 में अधिनियम द्वारा मिशनरी गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया, और ब्रिटेन और अमेरिका से आने वाले ईसाई मिशनरी को कार्यों के लिए भारत में निवास का अधिकार मिल गया। उन्होंने यहाँ कथित रूप से भारतीय समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए ईसाई मत की स्थापना करने का प्रयास किया। बट द बैन ऑन मिशनरी एक्टिविटी वॉज लिफ्ट बाय एक्ट ऑफ 1813 एंड क्रिश्चियन फ्रॉम ब्रिटेन एंड अमेरिका got the right to residence in India for missionary work. They allegedly tried to establish the Christian faith to save Indian society from evils. तो क्या करते हैं, ईसाई मिशनरीज को जब इंडिया में आने की परमिशन हो जाती है, वो धर्म जो हमारे हिंदू धर्म है उनमें भी उनकी एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यह भारतीय हिंदुओं की धार्मिक व लौकिक मान्यताओं में सीधा हस्तक्षेप था। इट वॉज डायरेक्टली इन्वेंशन इन द रिलीजियस
टेम्पोरल बिलीफ ऑफ इंडियंस बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि जो ईसाई मिशनरीज को जब परमिशन दे देते हैं वो आने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हम हिंदू मुस्लिम की जो सोशल एंड रिलीजियस होती है ना, उसको डायरेक्ट वो करने लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। आरसी मंजूमदार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आरसी मंजूमदार, 1850 के दशक तक, बाय 1850 सिपाहियों को लगने लगा था कि सरकार पूरे भारतवर्ष को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती है। यानी कि क्या था कि अकॉर्डिंग टू आरसी मंजूमदार, बाय 1815 द सोल्जर हैज स्टार्टेड बीइंग दैट गवर्नमेंट वांटेड टू कन्वर्ट होल इंडिया टू क्रिश्चियन, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम थे उनको लगने लगा था कि पूरे भारत को वो ईसाई धर्म में चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से रिवोल्ट बढ़ गया था। ये पॉइंट है ना, बहुत कम प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ना और इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना। हालांकि यह प्रथम बार नहीं था कि सती प्रथा, यानी कि सती प्रथा कब आई थी, 1829 में, और जो विलियम बेंटिक के टाइम पे आई थी, और राजा राम मोहन राय ने हेल्प की थी। अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने 1515 में गोवा में इस पर बैन लगाया। कंपनी के अधीन 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल में बैन प्रतिबंधित बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 17, यानी कि इसमें है ना, ये जो सती प्रथा इसका जो एक्ट है ना वो पूछा जाता है स्टेटमेंट में, तो इसको पॉइंट को याद रखना। 17 जो रूल नंबर 17 था ना वो आया था, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर मतलब कि सती प्रथा के पक्ष में थे वो बैन करने के। थ्रू wasn't the first attempt to ban the sati in the medieval period. Muhammad bin Tughlaq and Akbar tried to stop the Portuguese ban in Goa 1515. Under the company, it was banned in Bengal. Sati Regulation Act 17. On 4 December 1829, Lord William Bentinck 1830 में बम्बई और मद्रास में लागू किया गया। इस संबंध में राजा राममोहन राय के प्रयास उल्लेखनीय, जिन्होंने संवाद कौमुदी में लेखों की शुरुआत करके 1832 में प्रीवी काउंसिल से मान्यता मिलने तक संघर्ष का परिचय दिया। In 1830, it was implemented in Bombay and Madras. The effort of Raja Rammohan Roy in this regard are notable, sharing with the राइटिंग इन संवाद कौमुदी, यानी बुक पूछी जाती है संवाद कौमुदी किसकी बुक है, तो राजा राममोहन राय की। ये पॉइंट भी याद रखना। स्ट्रगल टिल इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रीवी काउंसिल इन 1832। ईस्ट इंडिया कंपनी की धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप नीतियां। उल्लेखनीय है कि सती प्रथा बंगाल के विशेष रूप से प्रचलित थी, यानी कि जो सती प्रथा थी वो सब बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस थी, जिसका कारण था विधि की दया भाग व्यवस्था, जिसे विधवाओं को पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्रदान किया गया था। इस कारण से विधवाओं को सती हेतु प्रेरित किया जाने लगा, ताकि उनकी संपत्ति अन्य संबंधियों को मिल ना सके। तो जो लोग थे सती प्रथा को इसलिए भी करते थे कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो उसकी जो प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों को मिल जाए, इस वजह से सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। बट अंग्रेजों ने इसे बंद करने का प्रयास किया, जिसमें राजा राममोहन राय ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया। ज्ञात रही कि सती प्रथा के समर्थन में अधिनियम के विरोध में राजा राधाकांत देव 1830 में धर्मसभा नामक संस्था की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन बन के आता है कि सती प्रथा के विरोध में जो धर्मसभा की स्थापना किसने की, तो राजा राधाकांत देव करते हैं। राधाकांत देव का यह विरोध केवल सती के संबंध में था, मतलब कि क्या था, वो सती प्रथा बैन करने के ऊपर है ना, वो अपोजिट में थे, वो चाहते थे सती प्रथा रहे, लेकिन वो स्त्रियों को पढ़ाना चाहते थे। अब ये नहीं पता कि ऐसा ये क्यों सोचते थे। इट इज नोन दैट 1830 राजा राधाकांत देव established an institution called धर्मसभा in support of sati against the act. The opposition of Radhakant Dev was only रिलेशन सती ही सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन, यानी कि वो एक ऐसे थे जो सती प्रथा को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी को भी सती करा था। धार्मिक अक्षमता अधिनियम
द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है 1850 में। इसे बंगाल रेगुलेशन एक्ट 21 के नाम से पारित किया गया। इसमें धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को सुरक्षित किया गया, अन्यथा भारतीय रीति अनुसार धर्म जाति बाहर होने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति अधिकार खो बैठता था। यानी कि क्या है कि अगर कोई धर्म जाति से बाहर हो जाता है तो वो उनको अपने पेरेंट की संपत्ति नहीं मिलती थी। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का मेन मोटिव यही था कि अगर उन्होंने अपनी जो रीति चेंज कर ली धर्म या जाति तो उन्हें पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 इट वाज पास्ड अंडर द नेम ऑफ बंगाल रेगुलेशन एक्ट 21। इट प्रोटेक्टेड द प्रॉपर्टी राइट ऑफ proselyte, otherwise the person who would have lost her essential property rights when he change his religion। यानी कि अपना रिलीजन चेंज कर लेगा तो उसको राइट नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति यानी फादर की प्रॉपर्टी में। अब आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है इन अंग्रेजी शिक्षा का। इसके तहत लंदन विश्वविद्यालय को मॉडल बनाकर 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसे भारत में परंपरागत शैक्षिक ढांचे में आमूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट 1854 में आता है। ये क्वेश्चन वैसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है तो ईयर इसका याद रखना। दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन मैग्ना कार्टा, तो किसको बोलेंगे? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1857। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट आता है 1857 में। बाय मेकिंग लंदन यूनिवर्सिटी ए मॉडल इट अटेम्प्ट ब्रिंग अबाउट पैराडिग्म शिफ्ट इन द ट्रेडिशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप नीतियां। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1857। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 15 के नाम से 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास, यानी कि जो विडो रीमैरिज एक्ट में सपोर्ट करते हैं वो होते ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समाज, भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्गों में इसे भी परंपरागत सामाजिक धार्मिक व्यवस्था हस्तक्षेप लाना। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इट वॉज पास्ड ऑन 26 जुलाई 1856 अंडर द नेम ऑफ बंगाल रेगुलेशन एक्ट 15। फॉर दिस द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो स्टेटमेंट में ये पूछा जाता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। The conservative section of Indian society also considered it an interference traditional। अभी तक जो किए वो तो थे सोशल जो रीजन थे 1857 रिवोल्ट के। अब आते हैं इकोनॉमिक जो रीजन थे उस पे। मैं अगेन बोल रही हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, क्योंकि ये कंटेंट आपको शायद 1857 रिवोल्ट पे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा इतना डीपली। इस चीज को मैं श्योर कर सकती हूँ। तो आइए देखते हैं 1857 कोज ऑफ रिवोल्ट। इकोनॉमिक इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत आर्थिक तोपखाने को पूरी तरह से खंडित कर दिया। भूलगान वसूली की अव्यवस्थित नीति और भारी करों में भारतीयों की कमर तोड़ दी। देशी रियासतों को अधीनस्थ बनाकर उन्होंने एक बड़े कलाकार वर्ग को संरक्षण से बाहर कर दिया। द ब्रिटिश कंप्लीटली फ्रेगमेंटेटेड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। द चोटिक पॉलिसीज एंड लैंड रिलीजन हैवी टैक्सेस ब्रोक द बैक ऑफ इंडियंस। यानी क्या होता है कि इतने हैवी टैक्स लगाते हैं जिससे कि भारतीयों की कमर तोड़ जाती है। नहीं, वो टैक्स से परेशान हो जाते हैं। बाय सराउंडिंग सबऑर्डिनेटिंग द प्रिंसली स्टेट दे एक्सक्लूडेड लार्ज आर्टिस्ट क्लेम।
क्या कर देते हैं, वो बड़े कलाकार वर्ग को संरक्षण से बाहर कर देते हैं। इनके जो बड़े कलाकार होते हैं उनसे तो नहीं लेते रियासतें वगैरह, लेकिन भारतीयों पर टैक्स लगा देते हैं, छोटे लोगों पर। और सबका बस वैसे भी छोटे लोगों पे चलता है, तो आप बाकी समझ ही सकते हो। अंग्रेजों ने भारतीय हथकरघा कुटीर उद्योग को हतोत्साहित किया तथा ब्रिटिश वस्तुओं को भारी मात्रा में खपाया। क्या करते हैं कि जो हमारे इंडिया में बनने वाले होते हैं ना हाथ से, उनको तो बैन करने लग जाते हैं। और अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो उनको प्रमोट करते हैं। उद्योग विस्तार के अभाव में बड़ा शहरी व अदृढ़ शहरी वर्ग कृषि की ओर विस्थापित हो गया, जिससे स्थितियां और बुरी हो गई। द ब्रिटिश discouraged the Indian handloom and cottage industry and force open large Indian market to British goods. In the absence of expansion of industries, a large urban, semi-urban displaced towards agriculture, which made situation worse. यानी कि सिचुएशन को बहुत बुरा कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे इंडियंस हाथ से चीजें बनाते हैं वो तो उनका सेल होता नहीं है, जो ब्रिटिश कंपनी है उन्हीं को प्रमोट करते हैं। कोलमॉक्स ने कहा था, यह ब्रिटिश घुसपैठिया जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया और कताई पहिए को नष्ट कर दिया। 1857 के दौरान अवध तूफान का सबसे बड़ा केंद्र रहा, जहां 21,000 से ज्यादा तालुकों ने सरकार से कहा कि वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं, भीख मांगने में शर्मिंदा महसूस करते तथा निंदा के शिकार नहीं बनना चाहते। कार्ल मार्क्स said it was the British intruder who broke the Indian handloom and destroyed spinning wheels. During 1857, अवध was center of storm, यानी कि अवध क्या था, तूफान का सबसे बड़ा केंद्र था। Where more than 21,000 तालुकदार told government they were unable to work, यानी क्या था कि वो मशीन में अनेबल थे वर्क करने में। पॉलिसी इंटरवेंशन पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक हस्तक्षेप नीति, यानी कि जो हमारी पहले तो वो इकोनॉमी की वो हमें हर तरह से हार्म कर रहे थे 1857 के टाइम पे, इकोनॉमिक भी और हमारी सोसाइटी में भी, जिसकी वजह से रिवोल्ट का बहुत सारे रीजंस थे। जितने मुझे मिले मैं उतने कवर अच्छे से ट्राई किया है एक ही कंटेंट में आपको देने का। अतिशयोक्तिपूर्ण भातिकवादी नीति, देसी रियासतों से उनकी दगाबाजियों ने भारतीय शासकों को आशंकित कर दिया। इस संबंध में प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि को लेके आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब जैसे डलहौजी लेके आते हैं। रिंग फेंस नीति आदि उल्लेखनीय है। डलहौजी द्वारा 1849 में घोषणा की बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा और भारतीयों को क्रुद्ध कर दिया। देयर एग्रेटेड हेडनोस्टिक पॉलिसीज, betrayal of indigenous princely state made the Indian rules apprehensive, effect control policy, subsidiary alliance, doctrines of left, ring fence, noble the regard, Dalhousie Declaration 1849 that बहादुर शाह जफर, इनके जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, लीव द रेड फोर्ट, क्योंकि बहादुर शाह जो द्वितीय थे वो ही 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं दिल्ली से, और जो उनके सैनिक होते हैं वो होते हैं जनरल बख्त खान। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805 द्वारा गैर हस्तक्षेप नॉन इन्वेंशन की नीति थी। इसके तहत राज्य स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते, यानी क्या था, सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि कोई भी राज्य वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता था, अपितु उन्हें सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई अंग्रेजी सेना का ही खर्च उठाना पड़ता है। यानी कि क्या अंग्रेज क्या करते थे, उनको अपने सैनिक देते थे, उनका खर्च भी वो जो राजा थे वहां के वो उठाते थे। राज्य जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि हस्ताक्षरित की वो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को मानने वाले थे हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर पेशवा 1803 में भोसले, एंड सिंधिया 1818 में आते हैं, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। This was policy of non-intervention initiated by Lord Wellesley. Under this, Indian state could not maintain independent army, यानी क्या था, वो खुद की स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। सब्सिडरी अलायंस का मेन। अब आते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब। लॉर्ड डलहौजी की नीति हड़प नीति थी, जिसके आधार पर कोई शासक
गोद नहीं ले सकते। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स में मेन काम क्या था कि कोई भी जो राज्य था वो अगर जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो वो जिनके पास कोई शासक बिना पुरुष उत्तराधिकारी यानी कि जिनके पास कोई भी उनका बेटा नहीं होता था तो वो उनको जो राज्य को हड़प लेते थे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप के तहत अधिकृत राज्य सबसे पहले उन्होंने सतारा को लिया, फिर जैतपुर को लिया, फिर संबलपुर, फिर भगत, उदयपुर, छत्तीसगढ़, झांसी, नागपुर, तंजौर, अर्काट एंड अवध। तो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ अनरस इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। द premise was ruler this without male heir. This kingdom would struggle to the British state सतारा, जैतपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर एक्सेट्रा। कुछ इतिहासकारों का मानना है 1857 की क्रांति की योजना अजीमुल्ला ने नाना साहब के साथ मिलकर बिठूर में बनाई थी। यानी कि ये पॉइंट आपको बहुत कम मिलेगा कि जो 1857 का रिवोल्ट को प्लान करने वाले कौन थे, तो वो थे अजीमुल्ला खान। नाना साहब के साथ बिठूर में मिलकर बनाते हैं 1857 की क्रांति के लिए। जो डेट फिक्स करते वो होते हैं 31 मई 1857। क्रांति के प्रतीक के रूप में रोटी कमल को चुना गया था। कमल द्वारा सैन्य टुकड़ी और रोटी द्वारा गांवों तक क्रांति का संदेश पहुंचाया गया। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज प्लान्ड बाय Azimullah in collaboration with Nana Sahib Bittur, and the day of 31st May 1857 was choose for revolution। यानी कि क्या था 1857 रिवोल्ट को प्लान कौन करते हैं? अजीमुल्ला खान और नाना साहब बिठूर में बैठ के बनाते हैं। इस संबंध में 1857 में गिलबर्ट हैडो नामक एक सर्जन ने लिखा, वर्तमान में पूरे भारत में एक रहस्यमयी घटना चल रही है। भारतीय कागजात इन वाक्यातों से भरे हुए हैं। हैंडो ने इस संबंध में चपाती आंदोलन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि क्या होता था ना कि वो जो अपने संकेत देते थे वो रोटी में डाल के देते थे। हालांकि इनके उद्देश्य का खुलासा सर्वप्रथम मथुरा के मजिस्ट्रेट मोर थॉर्नहिल द्वारा किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बने रहें वीडियो चैनल से, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।